नमस्कार। चलिए, भारत की जीवन रेखा, यहाँ की नदियों को समझने के शानदार सफर पर निकलते हैं। आज इस सीरीज के पहले भाग में हम बात करेंगे उन महान नदियों की जो शक्तिशाली हिमालय से जन्म लेती हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि नदियां हमेशा एक ही दिशा में बहती हैं, कभी उल्टा क्यों नहीं बहती? इसका जवाब छुपा है बस दो आसान से नियमों में, ढलान और गुरुत्वाकर्षण। और यही नियम मिलकर भारत के विशाल नदी तंत्र को आकार देते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो अपवाह तंत्र की पहेली को सुलझाएंगे, फिर भारत की नदियों के वर्गीकरण को समझेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे हिमालय, वहाँ की नदियों की कहानी सुनने। और हाँ, आखिर में कुछ सवालों से ये भी परखेंगे कि हमें कितना याद रहा। तो तैयार है ना सब? देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी नींव से शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले हम अपवाह तंत्र से जुड़े कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है अपवाह या ड्रेनेज। ये है क्या? अरे बहुत आसान है। जब पानी एक तय रास्ते से, मतलब किसी नदी या नाले से होकर बहता है, तो बस उसी बहाव को अपवाह कहते हैं। ये समझिए कि कुदरत का अपना प्लम्बिंग सिस्टम है। और जब ये सारे छोटे बड़े रास्ते, ये चैनल आपस में मिलकर एक पूरा नेटवर्क या जाल बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शहरों में सड़कों का एक जाल होता है। अब बात करते हैं अपवाह द्रोणी की। ये वो पूरा का पूरा इलाका होता है जहां से एक मेन नदी और उसकी सारी छोटी बड़ी सहायक नदियां मिलकर पानी इकट्ठा करती हैं। इसे एक बड़े पेड़ की तरह समझिए, जिसकी जड़ें और टहनियां सब मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। और इस सेक्शन का आखिरी शब्द है जल संभर या जल विभाजक। ये और कुछ नहीं बल्कि एक ऊंचा पहाड़ या जमीन होती है जो दो नदी द्रोणियों के पानी को आपस में मिलने से रोकती है, ठीक एक दीवार की तरह जो दो घरों को अलग करती है। चलिए, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की इतने बड़े और अलग-अलग तरह के नदी तंत्रों को कैसे बांटा जाता है। इस नक्शे पर जो ये रेखा दिख रही है ना, ये किसी देश का बॉर्डर नहीं है। ये है भारत की पानी की सीमा, जिसे हम महान जल विभाजक कहते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो अरावली और सह्याद्री जैसे पहाड़ों से होकर गुजरती है और यही तय करती है कि नदी का पानी पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाएगा या फिर पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में। तो नदियां कहाँ से निकलती हैं, इसके आधार पर हम भारतीय नदियों को दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय। हिमालयी नदियां साल भर बहती हैं क्योंकि उन्हें ग्लेशियर के पिघलने और बारिश दोनों से पानी मिलता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां ज़्यादातर बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए वो मौसमी होती हैं। आज हमारा पूरा ध्यान हिमालयी अपवाह तंत्र पर रहेगा। तो चलिए, अब और गहराई में उतरते हैं हमारे आज के मुख्य विषय में, यानी हिमालय से निकलने वाले नदी तंत्र में। हिमालय की नदियां बिल्कुल किसी जोशीले नौजवान की तरह होती हैं, ऊर्जा से भरपूर। जब ये पहाड़ों से उतरती हैं तो चट्टानों को काटकर गहरी वी शेप की घाटियां बना देती हैं। लेकिन जैसे ही ये मैदानों में पहुंचती हैं, थोड़ी शांत हो जाती हैं और सांप की तरह बलखाते हुए चलती हैं, जिसे विसर्प कहते हैं। पर हाँ, इनका ये युवा जोश कभी-कभी रास्ता भी भटक जाता है, जैसा कोसी नदी के मामले में होता है। वो अपना रास्ता इतनी बार बदलती है कि बिहार में बाढ़ ले आती है और इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले आज की गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी कोई अलग-अलग नदियां नहीं थी, बल्कि एक ही महानदी बहा करती थी, जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा। सोचिए जरा, एक अकेली नदी जो पूरे हिमालय के साथ साथ बहती थी। बाद में धरती के अंदर हुई हलचलों ने इस एक महानदी को आज के 3 बड़े नदी सिस्टम में तोड़ दिया। हिमालयी अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियां हैं।
चलिए इनमें से सबसे पश्चिमी प्रणाली यानी सिंधु नदी प्रणाली से अपनी कहानी शुरू करते हैं। आइए जरा नक्शे पर सिंधु नदी के इस अद्भुत सफर को देखें। ये तिब्बत में पवित्र कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, फिर भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती है और एक लंबा रास्ता तय करके कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। क्या शानदार सफर है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं। हमें सिंधु की सहायक नदियों को याद रखना है। इसके बाएं तट से मतलब लेफ्ट साइड से मिलती हैं पंजाब की मशहूर 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और दाएं तट यानी राइट साइड से श्योक और गिलगित जैसी नदियां इसमें शामिल होती हैं। सिंधु नदी प्रणाली सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक महत्व भी है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत इन नदियों के पानी का बंटवारा किया गया, जिसमें पूरब की नदियों का नियंत्रण भारत को और पश्चिम की नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब समय है दिमाग की थोड़ी कसरत करने का। चलिए कुछ सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। याद है हमने एक पेड़ का उदाहरण लिया था? एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलकर जो पूरा एरिया बनाती हैं उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। तो सही जवाब है बी। और ये रहा दूसरा सवाल। कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी बदनाम है कि उसे बिहार का शोक कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो नदी है सी, कोसी। बहुत बढ़िया। चलिए अब जाते जाते सारे मुख्य बिंदुओं पर एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो आज की कहानी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, अपवाह तंत्र नदियों का एक जाल है। दूसरा, भारत में नदियों को मोटे तौर पर हिमालयी और प्रायद्वीपीय में बांटा गया है। तीसरा, हिमालय की नदियां युवा और बारहमासी हैं। और चौथा, हमने सिंधु नदी प्रणाली और उसकी खास सहायक नदियों के बारे में जाना। चाहें तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में बहुत काम आएगा। जैसे हर नदी हजारों मुश्किलों को पार करके अपना रास्ता बनाती हुई समुद्र तक पहुंची जाती है, ठीक वैसे ही मेहनत और लगन से हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगले भाग में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र की कहानी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं भारतीय अपवाह तंत्र पर हमारी श्रृंखला का दूसरा भाग। आज का सफर है हिमालय की विशाल और शक्तिशाली नदियों के साथ। ये नदियां असल में उत्तर भारत की जीवन रेखाएं हैं। सोचिए, साल भर बहती रहती हैं, न सिर्फ जमीन को नया रूप देती हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं पर निर्भर है। तो ठीक है, देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। ये रहा हिमालयी अपवाह तंत्र को समझने के लिए हमारा आज का प्लान। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात है हिमालय की नदियों में। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से इतनी अलग क्यों हैं? यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं हिमालय की जवान नदियाँ जो सीधे ग्लेशियर से आती हैं, हमेशा बहती रहती हैं, और दूसरी तरफ है पुरानी स्थिर नदियां जो आप जानती हैं बारिश पर निर्भर करती हैं। अब चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं लाखों साल पीछे। देखते हैं कि इन नदी प्रणालियों के बनने की कहानी कितनी दिलचस्प है। भूवैज्ञानिकों की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। वो मानते हैं कि पहले सिर्फ एक विशाल नदी थी जिसका नाम था इंदो-ब्रह्मा या शिवालिक नदी, और यही नदी आज की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की पूर्वज मानी जाती है। तो फिर हुआ क्या इस महानदी का? जमीन के नीचे जबरदस्त हलचल हुई। जो पोटवार पठार था वो ऊपर उठ गया। इस भूगर्भीय बदलाव ने उस एक नदी को 3 हिस्सों में तोड़ दिया और इस तरह जन्म हुआ 3 अलग-अलग नदी प्रणालियों का। तो आइए अब इन तीनों प्रणालियों को एक-एक करके देखते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जरा इनकी लंबाई पर नजर डालिए। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही लगभग 2900 किलोमीटर लंबी हैं, गंगा से भी काफी ज्यादा। इससे इन नदियों के विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है।
सबसे पहले बात करते हैं सबसे पश्चिमी प्रणाली की, यानी सिंधु नदी प्रणाली की। इसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सिंधु नदी से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं। देखिए, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोकरचू के पास एक ग्लेशियर से होता है और तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन भी कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह। इस नक्शे में सिंधु का पूरा रास्ता साफ दिख रहा है। ये लद्दाख में ज़ंस्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच से होकर गुजरती है। और यहाँ इसकी 5 मशहूर सहायक नदियां भी हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन पांचों को मिलाकर ही पंजनद कहते हैं। और इन सभी सहायक नदियों में से चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। पता है ये कैसे बनती है? 2 छोटी धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से। अब जल्दी से गंगा और ब्रह्मपुत्र पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गंगा, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से अपना सफर शुरू करती है। दोनों ही अपने आप में विशाल नदी प्रणालियां हैं। चलिए, अब वक्त है एक छोटे से ज्ञान परख का। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, उस विशाल पौराणिक नदी का क्या नाम था जिसे भूवैज्ञानिक हिमालय की नदियों का पूर्वज मानते हैं? इसका सही जवाब है ए, शिवालिक या इंडो ब्रह्मा। ठीक है, अगला सवाल, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज, झेलम या चिनाब? और सही जवाब है सी, चिनाब। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हिमालयी नदियों की खास बात क्या है? इनका स्रोत ग्लेशियर हैं, इसलिए साल भर बहती हैं। अपने रास्ते में ये गहरी वी आकार की घाटियां बनाती हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो आखिर में आइए इन विशाल नदियों के अस्तित्व पर थोड़ा गौर करते हैं। एक चीज सोचने वाली है, जिस तरह ये नदियां हर रुकावट को पार करके लगातार बहती रहती हैं, शायद उसी तरह ज्ञान पाने के रास्ते में भी लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। सफलता तभी मिलती है। और यही सोच हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इन नदियों ने लाखों सालों में उत्तरी भारत के मैदान बनाए हैं, लेकिन अब जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इनके भविष्य का क्या होगा? भारत की इन जीवन रेखाओं के सामने आगे चल के क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं? नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इन्हें भारत की जीवन रेखा क्यों कहते हैं। फिर हम इनके वर्गीकरण और अलग-अलग पैटर्न को देखेंगे। इसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा और फिर आखिर में सब कुछ जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये अपवाह तंत्र होता क्या है और हम इसे भारत की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पत्ते में नसों का जाल होता है, बिल्कुल वैसा ही ये नदियों और उनकी सहायक नदियों का एक पूरा नेटवर्क है जिसे भूविज्ञान, जमीन की ढलान और लाखों सालों के वक्त ने मिलकर बनाया है। इसका काम किसी भी इलाके से पानी को बाहर निकालना है। अब देखिए, इतने बड़े नेटवर्क को समझने के लिए इसे कुछ खास तरीकों से बांटा गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है, और इनको समझना परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। वर्गीकरण का सबसे सीधा तरीका है एक सिंपल सा सवाल पूछना, ये सारा पानी आखिर में जाता कहाँ है? भारत में इसका जवाब 2 ही बड़े जलाशयों में से एक है। और ये देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है कि भारत का लगभग 77% अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। इसका मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसी बड़ी-बड़ी नदियां अपना सफर पूरब की तरफ खत्म करती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है एक बहुत बड़ी भौगोलिक बाधा, भारत का महान जल विभाजक। दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री से बनी ये लाइन एक तरह की अदृश्य सीमा है जो नदियों को या तो पश्चिम में अरब सागर की तरफ भेजती है या फिर पूरब में बंगाल की खाड़ी की ओर।
नदियों को बांटने का एक और बहुत जरूरी तरीका है उनके जन्मस्थान को देखना। क्या वो महान हिमालय से निकलती हैं या फिर प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार से? ये भी एग्जाम का एक पसंदीदा टॉपिक है। यहाँ दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। हिमालय की नदियां समझिए जवान और ऊर्जा से भरपूर हैं, जिन्हें साल भर ग्लेशियर और बारिश से पानी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी और ज्यादा शांत हैं और उनका बहाव काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, जिससे उनकी घाटियां चौड़ी और उथली हो जाती हैं। कभी सोचा है कि ऊपर से देखने पर नदियां कुछ खास तरह के आकार या पैटर्न क्यों बनाती हैं? ये पैटर्न बस ऐसे ही नहीं बन जाते, ये हमें नीचे की चट्टानों और जमीन के बारे में कई राज बताते हैं। सबसे पहले है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न, जिसका मतलब भी होता है पेड़ जैसा। सोचिए जैसे एक पेड़ की टहनियां फैली होती हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब नदियां एक जैसी समतल जमीन पर बहती हैं, जैसे कि हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान। गंगा सिस्टम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि उत्तरी मैदान काफी फ्लैट हैं और एक ही तरह की चट्टान से बने हैं, तो गंगा और उसकी सहायक नदियां अपनी मर्जी से फैल सकती हैं, जिससे ये सुंदर पेड़ जैसा नेटवर्क बनता है। अब एक पहिए की तीलियों की कल्पना कीजिए। ये है अरिया या रेडियल पैटर्न, जहां नदियां एक बीच की ऊंची जगह से निकलकर सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहती हैं। भारत में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अमरकंटक रेंज। इसी एक ऊंचे इलाके से नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन पूरब की ओर, जो एक परफेक्ट रेडियल पैटर्न को दिखाता है। अगला है जालीनुमा या ट्रेलिस पैटर्न। किसी बगीचे की जाली या एक ग्रिड के बारे में सोचिए। ये पैटर्न तब बनता है जब नदियां कठोर और नरम चट्टान की परतों के बीच से अपना रास्ता बनाती हैं, जिससे समानांतर धाराएं बनती हैं जो लगभग समकोण पर जुड़ती हैं। ये आपको अक्सर हिमालय जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा। यहाँ नरम चट्टान की परतें जल्दी कट जाती हैं और घाटियां बन जाती हैं, जबकि कठोर चट्टान की परतें खड़ी रह जाती हैं। नदियां नरम चट्टानों के रास्ते पर समानांतर बहने को मजबूर होती हैं, जिससे ये खास ग्रिड जैसा रूप बनता है। और आखिर में हमारे पास है अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपीडल पैटर्न, जो रेडियल का ठीक उल्टा है। इसमें नदियां एक जगह से बाहर बहने के बजाय चारों ओर से एक बीच के गड्ढे या झील में अंदर की ओर बहती हैं, जैसे किसी बड़े कटोरे में पानी डाल रहे हों। भारत में आप इसे मणिपुर की सुंदर लोकटक झील या राजस्थान की सांभर झील में देख सकते हैं। इन दोनों ही जगहों पर आसपास की नदियां एक ही सेंट्रल पॉइंट पर मिलती हैं और इस अनोखे अभिकेंद्री पैटर्न को बनाती हैं। ठीक है, तो हमने मूल बातें तो कवर कर ली हैं। अब देखते हैं कि कितना कुछ सीखा। यहाँ एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है और उसके बाद एक फटाफट रिवीजन। इस पर सोचिए। ये ठीक वैसा ही सवाल है जैसा आपकी परीक्षा में आ सकता है। हम इसका जवाब पहले ही देख चुके हैं। एक पल सोचिए। अगर आपने वृक्षाकार या डेंड्रिटिक चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। याद है ना, गंगा और उसकी सहायक नदियां उत्तरी मैदानों के समतल एक जैसे इलाके में एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैल जाती हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। नदियां अपना पानी कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी बनाम अरब सागर। वो शुरू कहाँ से होती हैं? हिमालय बनाम प्रायद्वीप। और वो चार मुख्य पैटर्न जो वो बनाती हैं, वृक्षाकार, अरीय, जालीनुमा और अभिकेंद्रीय। इन पर पकड़ बना ली तो काम हो जाएगा। तो जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, आइए एक पल के लिए सोचें कि ये नदी प्रणालियां वास्तव में क्या दर्शाती हैं। एक मशहूर कहावत है, एक नदी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह एक खजाना है। इन अपवाह प्रणालियों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, यह उन जीवन रेखाओं को समझने के बारे में है जिन्होंने हमारी सभ्यता को आकार दिया है और हमारे भविष्य को बनाए रखेंगे। ये वास्तव में भारत के खजाने हैं।